फंक्शंस ऑफ एफबीआर लेक्चर नंबर 2। हमारी फंक्शंस ऑफ एफबीआर का ये लास्ट सेशन है। इस सेशन को हम देखते हैं आज। कुछ हमने जो है जो एफबीआर एक्ट 2007 है उसमें फंक्शंस पढ़े। तो कुछ जो है अब कुछ वहां पे लास्ट में एक क्लास थी कि फेडरल गवर्नमेंट जो भी ड्यूटीज असाइन कर दे एफबीआर को या कुछ भी अदर फंक्शन असाइन कर दे तो एफबीआर उसे पूरा करेगा। और साथ उसमें ये भी था कि अगर बोर्ड जो है कुछ भी और परफॉर्म करना चाहे एफबीआर के मुकासद को पूरा करने के लिए तो उसे कर सकता है, लेकिन उसका डिसीजन जो है बोर्ड करेगा। तो अब वो कौन से ऐसे, क्योंकि एफबीआर एक्ट जो है वो 2012 में लास्ट टाइम अपडेट हुआ है, तो अब हर दफा एक नया फंक्शन के लिए एफबीआर एक्ट में तरमीम नहीं की जा सकती। तो इसलिए बहुत सारे जो डिसीजंस हैं उनकी पावर हुकूमत के पास है और बोर्ड के पास है। तो बोर्ड और भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो कौन से कर रहा है तो हम जरा उसे देख लेते हैं। वो हमें मिलेंगे एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर अगर जाएं, अच्छा एक तो थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं, जब आप गूगल में सर्च करेंगे फंक्शन ऑफ एफबीआर तो कुछ इस तरह के पेजेस निकल के आएंगे आपके सामने। जैसे ये एक पेज है इसके बारे में लिखा हुआ है फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये एफबीआर का जो लीगल विंग है, अब ये लीगल विंग के फंक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हम ओवरऑल एफबीआर की बात करें, उसके आगे बहुत सारे विंग हैं, उनके आगे बहुत सारे काम है, हम हमारा मकसद उन्हें डिस्कस करना नहीं है। तो हम सिर्फ एफबीआर के फंक्शन ताकि लिमिटेड रहेंगे, उस डोमेन तक रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह एक और भी अगर आप देखें तो लीगल, हाँ ये देख लेंगे कि लीगल फंक्शन एफबीआर का क्या क्या है, सिंपल बस। और यहाँ पे एक और भी है एफबीआर का, जैसे फंक्शंस एंड रोल्स ऑफ आईआरईएन, ये भी एक पेज मिलेगा। यह है इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क। तो ये बस ये देख लेंगे आईआरएन क्या है। अब आईआरएन आगे क्या करता है तो वो हम नहीं देखेंगे इसमें। तो वैसे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो जाए, गूगल पे सर्च करें तो आपके पास पेजेस आ जाए। जैसे ये एक और पेज आ रहा है चार्ट ऑफ फंक्शन, ये विद होल्डिंग के फंक्शंस हैं। ठीक है, तो विद होल्डिंग के उनके, तो ये एडिशनल चीजें जो एफबीआर के सब काम है उनके आगे जो क्या काम अंजाम देते हैं तो वो ये हो, इनसे आपने कंफ्यूज नहीं होना। हम फिलहाल महदूद रहेंगे एफबीआर के फंक्शंस पे। एफबीआर के आगे से कुछ ऑफिस हैं, उन ऑफिस के आगे कुछ फंक्शन है, वो बहुत आगे चली जाती है चीज। तो हम उनके नाम तक तो महदूद रह सकते हैं, लेकिन आगे हम उसे नहीं वॉच और व्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे एफबीआर की वेबसाइट पे। तो देखो हमने सिंपल पढ़ा था यार कि फंक्शंस का मतलब है काम, कि काम क्या करता है एफबीआर, एफबीआर क्या काम करता है। ठीक है, तो एफबीआर बहुत सारे काम करता है। उर्दू में इसे कहते हैं वफाकी आमदनी मजलिस, बोर्ड मजलिस को कहते हैं। ठीक है, या इसे कह सकते हैं बोर्ड बराए महसूलात, वफाकी महसूलात का बोर्ड। ठीक है, ठीक है, या महसूलात का डिपार्टमेंट या टैक्स डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, टैक्स मशीनरी भी कह सकते हैं। ठीक है, हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी, डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं इसे, टैक्स नेशनल टैक्स सिस्टम भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम अगर इसकी वेबसाइट पे आए, जो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कुछ पीछे वाले भी इसमें मिक्स होंगे। तो जो हमने लॉ में पढ़े थे वो भी चाहिए, यहाँ से आप देख लीजिएगा। तो जैसे वो कह रहा था कि लॉ में कि एसआरओज एंड नोटिफिकेशंस एफबीआर पब्लिश करेगा, देखें यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। तो ये एफबीआर एसआरओ नोटिफिकेशन पब्लिश करता है, सर्कुलर्स एंड ऑर्डर्स पब्लिश करता है। ठीक है, इस तरह जो है वो एफबीआर रूल्स वगैरह भी जो है वो बनाता है। ठीक है, अच्छा एक और फंक्शन अब उनके अलावा जो लाज में पढ़े थे, हमने लॉ में पढ़े थे, जैसे टैक्स डायरेक्टरी। अब यहाँ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ब्लैंक पेपर है अगर आपके पास। टैक्स डायरेक्टरी के जो है वो एफबीआर टैक्स पेयर की एक डायरेक्टरी मेंटेन करता है, मेंटेन और मैनेज करता है। आप फंक्शन के तौर पे लिख सकते हैं एफबीआर मेंटेनिंग द नेशनल टैक्स डायरेक्टरी। एफबीआर मेंटेन्स द नेशनल टैक्स डायरेक्टरी या पाकिस्तान टैक्स डायरेक्टरी। तो ये एफबीआर का ये एक फंक्शन हो गया जो मैंने हेडिंग बता दी आपको। ठीक है, अब टैक्स पेयर ऑडिट, ये भी एक फंक्शन हो गया। एफबीआर डू द टैक्स पेयर ऑडिट, एफबीआर परफॉर्म द टैक्स पेयर ऑडिट, ये इसकी हेडिंग होगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं। तो अब टैक्स डायरेक्टरी मैंने आपको बताया,
तो आगे वो बात कर रहे हैं जैसे कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, ठीक है। एफबीआर जो है वो मेंटेन करता है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। एक एफबीआर मेंटेन करता है नेशनल टैक्स डायरेक्टरी या टैक्स, एफबीआर टैक्स डायरेक्टरी से कह सकते हैं। फिर डायरेक्टरी का मतलब है कि पूरे पाकिस्तान में जितने टैक्स पेयर्स हैं, जितने भी हैं जो एफबीआर के पास रजिस्टर्ड हैं, उनकी मजमूई तौर पे एक डायरेक्टरी एफबीआर ने बनाई हुई है। जितने टैक्स पेयर उसमें हैं तो उसपे उस डायरेक्टरी में उनके मौजूद है कि ये इतने हैं, ठीक है। एफबीआर एक तो नेशनल टैक्स डायरेक्टरी मेंटेन करता है, और इसके अलावा वो जो पूरे मौजूद हैं टैक्स पेयर्स, उनमें से एक्टिव लोग कितने हैं, मतलब एक्टिव मींस कि जो रेगुलरली अपना गोशवारा जमा करवा रहे हैं और रेगुलरली अपना टैक्स जमा करवा रहे हैं, तो उन्हें हम कहेंगे एक्टिव टैक्स पेयर्स, ठीक है। तो एक तमाम टैक्स पेयर्स की एक लिस्ट मौजूद है, उस लिस्ट का नाम है नेशनल टैक्स डायरेक्टरी, ठीक है। और जो लोग सिर्फ एक्टिव हैं, जो रेगुलरली जो है वो डिपार्टमेंट के साथ कीप इन टच हैं, कुछ बारह जमा करवा रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, तो उनकी एफबीआर ने एक और जो है वो लिस्ट मेंटेन की हुई है। उस लिस्ट का नाम है एटीएल, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, ठीक है, या फाइलर भी कह देते हैं इसे, फाइलर वाली लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेशनल टैक्स डायरेक्टरी है, यानी टोटल नंबर ऑफ टैक्स पेयर इतने हैं हमारे पास, उसकी जो बुक है, तो एफबीआर ने उनमें दो सेग्रीगेशन की हुई है। एक जो है वो नॉन फाइलर्स या इनएक्टिव या नॉन एक्टिव टैक्स पेयर, और एक एक्टिव टैक्स पेयर और फाइलर्स टैक्स पेयर। एक्टिव मींस फाइलर्स, जो अपना गोशवारा फाइल कर रहे हैं, जमा करवा रहे हैं, दीज आर दी एक्टिव टैक्स पेयर्स, ठीक है। और जो नॉन फाइलर है वो उन्हें कह सकते हैं इनएक्टिव, क्योंकि उन्होंने सालाना जो है वो रिटर्न ही फाइल नहीं की। आपने पिछले साल सेक्शन 114 पढ़ा था, फाइलिंग ऑफ द रिटर्न वाला। तो यहाँ पे ये तो एफबीआर का अब हम यहाँ पे क्योंकि स्पेसिफिकली फंक्शन तक रह रहे हैं, तो एफबीआर टैक्स डायरेक्टरी मेंटेन करता है, और इसके साथ एडिशनली एफबीआर जो है वो एक एटीएल जो है वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट भी मेंटेन करता है। ये एफबीआर का फंक्शन हो गया। और इसके अलावा एफबीआर जो है वो सेल्स टैक्स की जो लिस्ट है, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट सेल्स टैक्स, वो भी मेंटेन करता है, ठीक है। इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं एफबीआर सेल्स टैक्स डायरेक्टरी भी जो है वो मेंटेन करता है, तो जो इनएक्टिव है सेल्स टैक्स के लोग। तो इस तरह से जो है वो ये एफबीआर का फंक्शन होगा। ये ई पेमेंट हमने पहले पढ़ लिया था कि ऑनलाइन जो पेमेंट सिस्टम्स है सारे के सारे, उसे भी एफबीआर जो है वो रन करता है, मेंटेन करता है, जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। तो ये भी एफबीआर का एक फंक्शन हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पे और कुछ हम देख लेते हैं चीजें जिन्हें हम कह सकते हैं ये, वैसे तो ये सारे ही काम है, लेकिन ये कुछ काम जो है वो सारे के सारे कानून में दिए हुए हैं, जो हमने पीछे पढ़ लिए हैं, जो वहां पे नहीं है। जैसे एटीएल नहीं था, ये डायरेक्टरीज नहीं थी, मैं वो स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। उन चीजों को दोबारा मैं रिपीट नहीं करना चाहता, जो यहाँ पे नहीं है वही चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब जैसे सेल्स टैक्स में आए तो जो है पॉइंट ऑफ सेल्स, पीओएस, ये एफबीआर का एक नया फंक्शन है, नया काम है, ठीक है, जो आपने पिछले साल बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हमने पढ़ा है, पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। हम किस तरह जो है वो एफबीआर ने पॉइंट ऑफ सेल सेटअप किए हैं। आपको एफबीआर जनरेटेड इनवॉइस मिलती है, आपने ली होंगी, बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स पे आप जाते हैं तो पीओएस वाली इनवॉइस मिलती है आपको, उस पे एफबीआर का बार कोड बना होता है। तो ये क्योंकि वो सेल्स टैक्स है, तो एफबीआर ने जो है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज जो है वो, जितनी भी ब्रांड्स हैं, जितनी भी हैं, हमने पिछले साल पढ़ा था, उन्हें जो है वो एफबीआर ने ये इम्प्लीमेंट किए हैं। तो ये एफबीआर का एक नया फंक्शन है, पीओएस का, पॉइंट ऑफ सेल्स का। इसे भी आप पेपर में लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा इंपैक्ट डालेगा, पॉइंट ऑफ सेल। ये भी एफबीआर का नया फंक्शन है, ठीक है। इसके अलावा जो है एफबीआर का जो नया नए फंक्शंस में से ये DIRBS है, DIRBS, ठीक है। ये जो मोबाइल वगैरह जो नॉन पीटीए हैं, एफबीआर ने, मैंने पिछले साल भी बताया था कि पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से बात की कि इतने सारे, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैं इस्लामाबाद ट्रेनिंग में गया ना, तो मेरे सर कहते हैं, जो जो पॉलिसी विंग में थे यहाँ पे सेल्स टैक्स की, वो कहते हैं कि मैंने पीटीओ को कहा, तमाम टेलीकॉम कम्युनिकेशन एजेंसी को कहा कि मुझे डाटा दें कि कितने आपके पास आईफोन आ रहे हैं। तो वो कहते हैं उन्होंने जब डाटा दिया तो पाकिस्तान में 2 लाख आईफोन थे, ये 2019 की बात है, 2 लाख आईफोन थे। कहते हैं उसके बाद मैंने देखा कि हमारे जो रिकॉर्ड में टैक्स कितने आईफोन ने पे किया है, कहते वो 2000 थे।
कहते मैं बहुत शौक हुआ, वो सेक्रेटरी सेल टैक्स पॉलिसी थे, जो सेल टैक्स के रूल्स वगैरह बनते हैं, ला बनता है, वहां पे थे जो है वो पॉलिसी विंग में थे हेडक्वार्टर में, तो वो पढ़ाने आए थे हमें, इस्लामाबाद में मेरी ट्रेनिंग थी। तो वो कहते फिर मैंने पीटीए से बारहा राब्ता किया, पहले वो मानने पे नहीं आ रहे थे, फिर पीटीए से कोऑर्डिनेशन की कि अब जो टैक्स पे करेगा पाकिस्तान में एफबीआर का, सिर्फ उसे ही आप जो है वो मोबाइल को चलने देंगे, जो नॉन टैक्स पेड होगा उसे ब्लॉक कर देंगे। फिर पीटीए इस बात पे एग्री हो गया, तो फिर इन्होंने DIRBS जो है वो ये सिस्टम लॉन्च किया पूरे का पूरा। अब आपको पता है कि आपके कितने ही दोस्त कोलीग ऐसे होंगे जिनके पास जो है वो मोबाइल तो होगा लेकिन वो काम नहीं कर रहा होगा, तो ये उन सार की सारा इनिशिएटिव था। तो इस तरह एफबीआर का जो नया फंक्शन है ये DIRBS से जो है वो रिलेटेड है। ठीक है, तो जो लोग एफबीआर का टैक्स पे करते हैं फिर उनका जो है वो नेशनल डेटाबेस में जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं, फिर उनका मोबाइल जो है वो एक्टिवेट हो पाता है। तो इसका भी आप हवाला लिख सकते हैं पेपर में। तो आप जो भी चाहे पाकिस्तान में मोबाइल ले आए, चाहे कस्टम कस्टम से छुपा के एयरपोर्ट में ले आए, लेकिन वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि जो है वो इन्हें कैप्चर कर लिया गया है, वो जो है ब्लॉक कर दिए जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, जो रजिस्टर होगा वही सिर्फ जो है वो काम करेगा। DIRBS का मतलब है डिवाइस आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉकिंग सिस्टम। ठीक है, ये पीटीए ने सिस्टम डिजाइन किया है, जो टैक्स नहीं देगा वो इस सिस्टम के जरिए उसे ब्लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे जो है अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे जो नया एफबीआर का फंक्शन है, ये तो 2014 में आया था, हमारा जो इनकम टैक्स रिटर्न का जो पोर्टल है, कल भी मैंने आपको दिखाया था, वो भी एफबीआर का फंक्शन है मेंटेन करना, जिसका नाम है आयरस। आयरस का एक फूल का नाम है, इसे कहते हैं विजडम। ठीक है, अकलमंदी, दानिशमंदी, तो उससे इन्होंने लिया है ये हमारा इनकम टैक्स रिटर्न पोर्टल है, आप देख लीजिएगा इसे क्लिक करके। तो ये भी एफबीआर का एक फंक्शन है, और ये पुराना फंक्शन है काफी। एफबीआर जो है वो 2014 में ये आया था, नेशनल सेल्स टैक्स रिटर्न पोर्टल। ये पिछले साल ही इंट्रोड्यूस किया गया है, सिंगल सेल टैक्स रिटर्न होगी पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये भी एफबीआर का एक नया फंक्शन है जिसे परफॉर्म कर रहा है। जीडी गुड्स डिक्लेरेशन, जो पाकिस्तान में बाहर वाले मुल्क से जो है वो साजो सामान आता है, तो उसे जब डिक्लेयर किया जाता है पोर्ट के ऊपर, तो उसके लिए एफबीआर ने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसे कहा नाम दिया है वीबॉक, वेब बेस्ड वन कस्टम्स। यानी कि पहले मसला होता था चीजें फाइल करो, इतना सारे डॉक्यूमेंट्स करो फिर हो, तो अब पूरा सिस्टम है, ऑनलाइन सारी चीजें फाइल्स होती हैं, गुड्स डिक्लेयर होती हैं ऑनलाइन ही। तो उस सिस्टम का नाम है वीबॉक, वेब बेस्ड वन कस्टम्स। तो ये भी एफबीआर का एक फंक्शन है। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है पेपरलेस डिक्लेरेशन। ठीक है, बाहर से क्या सामान आया पेपरलेस है, ऑनलाइन आप बता देंगे, ई पेमेंट्स है, ऑनलाइन ही पेमेंट हो जाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे का सारा DIR वीबॉक सिस्टम एफबीआर का एक फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो ये डिजिटल फंक्शन है। पेपर में इस तरह भी सेग्रीगेशन आप कर सकते हैं, जो एफबीआर के जो डिजिटल फंक्शन है वो ये है, ये है, ये है, ई पेमेंट्स है, ये डिजिटल फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि पब्लिक को अच्छा आपको याद है हमने कल फंक्शन में पढ़ा था कि एफबीआर किसी भी पोस्ट को रीडेजिग्नेट कर सकता है, उसका नाम चेंज करता है। तो उसकी एक एग्जांपल ये भी मैं दूं यहाँ पे, कि पिछले साल ऐसे होता था कि हमने पढ़ा था कि मेंबर फेट थे। फेट मींस फैसिलिटेशन एंड टैक्स पेयर एजुकेशन। ठीक है, फेट जो टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करें और एजुकेट करें, तो ये मतलब समझ नहीं आता था फेट क्या है, फेट क्या है। तो अब उन्होंने नाम चेंज करके उसका नाम रख दिया PRO, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, या मेंबर PR, मेंबर पब्लिक रिलेशंस। ठीक है, अब ये यानी कि अवाम के साथ इसका जो रिलेशन है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि पब्लिक के साथ एक बेटर रिलेशंस मेंटेन करना, उन्हें अवेयर करना, उन्हें जो है वो
इंटीमेट करना एफबीआर की जानिब से डिफरेंट सरगर्मियों के बारे में, ये भी एफबीआर का फंक्शन है। उन्हें अपडेट रखना एफबीआर का फंक्शन है। जैसे उन्हें फ्रॉडलैंड जो चीजें हो रही हैं आजकल, फेक हार्मफुल ईमेल्स आ रही हैं एफबीआर के नाम पे, रिफंड के नाम पे, तो इस तरह की काचन्स उन्हें देना, इस तरह की उन्हें अलर्ट्स जारी करना, तो उन्हें अलर्ट्स देना, अपडेट्स करना, उन्हें इंटीमेट करना एफबीआर की एक्टिविटीज के बारे में और सस्पिशियस एक्टिविटीज के बारे में अलर्ट्स और इंटीमेशन उन्हें भिजवाना, तो ये भी एफबीआर का एक पब्लिक रिलेशन के अंडर फंक्शन है, इसे भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक और जो नया फंक्शन है जो वहां आपको नहीं मिलेगा, तो वो ये है, जैसे एफएटीएफ की अगर बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो, जैसे मैंने आपको 12 बता चुका हूँ, तो डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस, जिसमें अकाउंटेंट्स आ जाते हैं, अकाउंटेंट्स जो है, उसके अलावा ज्वेलर्स आ जाते हैं और रियल एस्टेट एजेंट्स आ जाते हैं। तो इन तीन लोगों को रेगुलेट करने के लिए, इन तीन लोगों पे नजर रखने के लिए, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है बड़ी अमाउंट की 20 लाख से ऊपर की, तो ये तीन लोग जो है वो एक स्टेटमेंट फाइल करेंगे। ठीक है, एफबीआर इन्हें जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन एफबीआर इन्हें देगा, इन्हें अलग से लाइसेंस इशू करेगा, एफबीआर के रजिस्ट्रेशन के अलावा एक और लाइसेंस देगा। यानी सिंपल अगर मैं बताऊं आपको, तो 2000 इस साल से 1 जनवरी 2022 से हुकूमत पाकिस्तान ने ये कहा कि पाकिस्तान में कोई भी इंसान जो है वो रियल एस्टेट एजेंट नहीं बन सकता। ठीक है, लाइसेंस के बगैर कोई भी इंसान गोल्ड स्मिथ नहीं बन सकता, सोने का कारोबार नहीं कर सकता, और अकाउंटेंट भी की सरगर्मियां भी कोई इंसान नहीं परफॉर्म कर सकता। उसके लिए इन तीन कैटेगरी के लोगों के लिए कंपलसरी है कि वो अपने आप को एज ए डीएनएफबीपी यानी डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशन जो है वो बतौर इस प्रोफेशन के रजिस्टर करवाएं। तो इसे रजिस्टर करने का इख्तियार किसे दिया गया है? एफबीआर को। ये टैक्सेशन के अलावा एक एडिशनल इख्तियार दिए गए हैं एफबीआर को कि एफबीआर ये एडिशनल फंक्शन परफॉर्म करे। ये किसने कहा? ये किसकी जो है वो टर्म थी? ये एफएटीएफ की थी। ये एफएटीएफ की थी कि इन तीन सेक्टर से मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज्यादा होती है, तो इन्हें रेगुलेट किया जाए। ये जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट होती है बहुत ज्यादा, और इस तरह जो गोल्ड के जरिए जो है बहुत स्मगलिंग होती है, अकाउंटेंट जो है वो बहुत तरीके बताते हैं चोरी करने के पैसे, इन तीनों पे नजर रखी जाए। जो भी बंदा इनके पास आए तो उसे जो है वो जी एसटीआर सीटीआर यानी करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और एसटीआर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट वो जो है वो फाइल करें। तो इस तरह से जो है वो इन्हें रेगुलेट किया जाए, इन पे रूल्स बनाए जाए, इन पे चेक एंड बैलेंस रखा जाए, इन पे नजर रखी जाए, इन्हें जो है वो लाइसेंस इशू किया जाए। अब जिनके पास पाकिस्तान में लाइसेंस होगा, एफबीआर जिसे लाइसेंस इशू करेगा, सिर्फ वही इंसान जो है वो बतौर रियल एस्टेट एजेंट, गोल्ड स्मिथ या फिर जो है वो अकाउंटेंट बन सकता है, अगर वो डीएनएफबीपी में रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो इलीगल काम कर रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है। तो यानी टैक्सेशन एफबीआर का काम है, तो टैक्सेशन के अलावा एफएटीएफ की शराइत में से एफबीआर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। ठीक है, तो ये भी आप पेपर में लिख सकते हैं, एफबीआर इज वर्किंग अंडर द एफएटीएफ regime ऑन डीएनएफबीपीज, ये इसकी हेडिंग बनती है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज भी आप लिख सकते हैं, जितने भी एफटीओ अफेयर्स होते हैं, फेडरल टैक्स ओबस्टमैन, वफाकी टैक्स मोहतसिब, ठीक है, जितने भी वफाकी टैक्स मोहतसिब जो उससे जो भी मैटर्स होते हैं एफटीओ से एफबीआर, उन मैटर्स को भी जो है वो उसे डील करना एफबीआर का फंक्शन है। अदालतों में जितने भी केसेस पेश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, तो एफबीआर का फंक्शन है। ठीक है, उन केसेस को परसू करना यानी उसका काम है। इसके अलावा जो एफबीआर का नया फंक्शन है वो है ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम। ठीक है, ये पिछले 1-2 साल से नाफिज हुआ है। इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो टोबैको कंपनीज हैं, जो सिगरेट्स बनाती हैं, जो सीमेंट की फैक्ट्रीज हैं, जो शुगर की जो है वो इंडस्ट्रीज हैं, और जो फर्टिलाइजर हैं, ये बहुत बड़ी पाकिस्तान में जो है वो ये मिलें हैं, और सबसे बड़ी टैक्स चोरियां भी यहाँ पे होती हैं। ठीक है, ऐसी। तो यहाँ पे एक मैं अगर एग्जांपल बताऊं, हमें ट्रेनिंग में उन्होंने इस्लामाबाद बताया था कि वो कहते, वो डीसी साहब ये बता रहे थे, कहते कि एक मिल थी, मिल कह रहा हूँ सॉरी, एक सीमेंट की फैक्ट्री थी पिशावर साइड पे। तो हमने उन्हें कहा कि आपने गेट पास ले आए।
तो वो हमें शक था कि वो टैक्स चोरी कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, तो हमने उन्हें कहा कि गेट पास दिखा दें पूरे साल के। उन्होंने गेट पास दिखा दिए। हमने कहा इनकी प्रोडक्शन जो है वो देख लें, जो उन्होंने शो की हुई थी सेल्स टैक्स रिटर्न में। आपको पता है कि मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल की जाती है, इस महीने हमारे सीमेंट के कितने थैले सेल हुए तो वो उसमें लिखा जाता है, किसे किसे सेल हुए वो उसमें लिखा जाता है। तो उन्होंने जो सेल्स टैक्स में रिटर्न में शो की हुई थी अपनी सेल्स पूरे साल की, तो और जब उन्होंने वहां से गेट पास, और गेट में से कितनी गाड़ियां यानी गुजरी, कितनी गाड़ियां वो थैले लेके गई या क्या हिसाब था, कहते जब हमने गेट पास से नंबर ऑफ व्हीकल्स को उन थैलों पे डिवाइड किया, उन थैलों को नंबर ऑफ व्हीकल्स पे डिवाइड किया, तो पता चला कि पूरे पाकि साल में जितने ट्रक गए हैं ना इस फैक्ट्री, इस सीमेंट की फैक्ट्री से, तो वो दो दो थैले सिर्फ सीमेंट के एक ट्रक पे बनते हैं, सिर्फ दो थैले। यानी कि ये कोई अकल लॉजिक आपको सेंस देती है कि दो आपके पास गेट पास इतने सारे हों, यानी कि हर जो ट्रक गया है, अगर उस नंबर ऑफ सेल्स को डिवाइड करें जो यहाँ से माल निकला है, नंबर ऑफ ट्रक जो आउट हुए हैं फैक्ट्री की गेट से, अगर उन्हें देखे तो वो एक ट्रक जो है वो एवरेज दो थैले लेके जा रहा है सीमेंट के। तो ऐसी कौन सी सीमेंट सीमेंट फैक्ट्री होगी जो एक ट्रक पे सिर्फ दो थैले भेज रही है? तो यहाँ से उनकी चोरी पकड़ी गई। तो अब लेकिन फिर भी बहुत सारे नए नए वो लूप होल्स निकाल लेते थे, तरीके निकाल लेते थे, ठीक है। तो इसलिए उस चीज को टैकल करने के लिए एफबीआर ने अब ये काम किया, इन्होंने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लॉन्च किया है। यानी अब हर जो सीमेंट का थैला है, ठीक है, हर जो सिगरेट का की जो डब्बी है, सीमेंट का जो थैला है, जो शुगर की चीनी की जो बोरी बोरी है, जो फर्टिलाइजर खाद की जो बोरी है, उस पे आपको ना मैंने पिछले साल दिखाया था पिक्चर्स में, मेरे पास सॉरी पिक्चर नहीं है, पिछले साल वाली वीडियोस में देख लीजिएगा। एफबीआर जो है ना उस पर एक स्टिकर लगाएगा छोटा सा बार कोड वाला, ठीक है, वो स्टिकर एफबीआर लगाएगा। और वो स्टिकर उस थैले पे ऑटोमेटिकली जो जहां से सीमेंट बन के पैक होता है वहां पे उन्होंने ऐसे सिस्टम इंस्टॉल कर दिए हैं, तो वहां पे वो स्टिकर जो है वो ऑटोमेटिकली चिपक जाता है उस थैले के साथ, और फिर वो स्टिकर वाला थैला ही वो कहीं सेल हो सकेगा। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा रियल टाइम एक दिन में। अब इससे पहले क्या होता था और अब भी होता है कि एफबीआर के ना जो इंस्पेक्टर्स हैं वो परमानेंटली डिप्यूट हैं शुगर मिलों में, उनकी पोस्टिंग है शुगर मिलों में, सीमेंट की फैक्ट्रियों में, टोबैको इंडस्ट्री में, वहां पे उनकी पूरे पूरे साल ड्यूटीज है, बल्कि तीन तीन शिफ्टें होती हैं, आठ 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 या 24, तीन तीन 8 घंटे की तीन शिफ्टें। तो इंस्पेक्टर और उनकी टीम्स मौजूद होती हैं, वो देखती हैं कि इस 8 घंटे में जो है वो कितनी प्रोडक्शन हुई है, अगले 8 घंटे में कितनी हुई है, वो उसका हिसाब किताब रखते हैं। लेकिन एक इंसान जो है वो नहीं रख सकता, ठीक है, और इंसान पे कुछ खदशात भी हो सकते हैं, ठीक है, अगर वो उनके साथ शामिल हो जाए। तो इस चीज को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि हम जो है वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लाएंगे, हर जो थैला वहां पे होगा वहां कैमरे भी लगाए, उसका भी हाल नहीं निकला, तो उन्होंने कहा हर थैले पे ये स्टिकर चिपका हो जाएगा और फिर जो है वो ट्रैक भी हो सकेगा, मीन्स के उसे स्कैन करेंगे वो ट्रैक हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा रेवेन्यू बहुत बढ़ गया है, हत्ता के 10 अरब रुपया एक दिन में जो है वो यहाँ पे इकट्ठा होता है इस सिस्टम की वजह से। मतलब हम इतना ज्यादा टैक्स चोरी होती थी पहले। तो अब यहाँ ये इससे बहुत आसानी कर दी, तो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को जो है वो नाफिज करना, ये भी एक नया फंक्शन है एफबीआर का, नए सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। इसके अलावा कस्टम्स जो बाहर से सामान आता है उसकी जो वैल्यूएशन है, मालियत लगाना, वो तो एफबीआर का पुराना फंक्शन है। ये नया फंक्शन है एफबीआर का, वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो है उनकी वैल्यूएशन करता है एफबीआर। तो अब क्या होती है इमूवेबल प्रॉपर्टीज? इमूवेबल क्या होती है यार? इमूवेबल किसे कहते हैं? फाइनेंस पढ़ी है, पिछले साल हमने टैक्स पढ़ा है, इमूवेबल क्या होती है? सर बिल्डिंग होती है, कोई लैंड होती है, इस तरह की चीजें होती हैं। सही है, जो फिजिकल एसेट्स हैं जो मूव नहीं हो सकते उसे इमूवेबल कहते हैं हम, जो नॉन मूवेबल है, जैसे गाड़ी एसेट है लेकिन वो मूव हो सकता है तो उसे मूवेबल एसेट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, अब होता ये था कि जो टैक्स डिपार्टमेंट भी अपने आप को ग्रो कर रहा है, लूप होल्स बंद कर रहा है, और जो बहुत सारा ना साल में सालाना जो टैक्स का जो रेवेन्यू है ना वो सिस्टम से स्लिप हो जाता है इन लूप होल्स की वजह से। तो कंटिन्यूसली एफबीआर के लोग काम कर रहे हैं कि इन लूप होल्स को किसी तरह ट्रेस किया जाए और बंद किया जाए। अब कानून में ये है कि जब हम कोई जमीन जायदाद घर वगैरह खरीदते लेते बेचते हैं, अब दो पार्टीज ने आपस में जितने पे मुआयदा कर लिया तो वो घर उतने का ही बिकेगा। और अब फॉर एग्जांपल मैंने और यहाँ पे
जो है वो आमिर बलोच ने, यहाँ पे हमने जो है वो मुआहदा कर लिया कि जो है बलोचिस्तान में ये जो 10 मरले का घर है वो मैंने 10 लाख में खरीदूंगा आमिर से। ठीक है। तो अब हमने 10 लाख का एग्रीमेंट हमने कर लिया। अब मैं हमने डॉक्यूमेंट पे स्टैम्प पेपर पे लिख लिया 10 लाख रुपया, लेकिन मैं हकीकत में जो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 10 लाख नहीं है, वो 50 लाख रुपया है। अब जब हमने 10 लाख लिखा, वो लीगल स्टैम्प पेपर पे भी 10 लाख तहरीर हुआ। अब जो डिपार्टमेंट हमारे इस बात का पाबंद है कि जो हम, क्योंकि दो लोग, देखो यार ये मेरा लैपटॉप है, मेरा मोबाइल है, मेरी जमीन है, मेरी मर्जी, मैं जितने मर्जी की बेचूं, मेरी मर्जी ना, मैं जितने मर्जी की बेचूं। कौन कोई होता है कि मुझे ये कहे कि आप इस रेट पे बेचो, मैं जितने मर्जी की बेचूं, मेरी गाड़ी है, मेरा बाइक है, मैं जितने मर्जी पे बेचूं। तो इस तरह प्रॉपर्टी जो है इंसान का एज ए इंडिविजुअल पाकिस्तानी हक है, आइन उसे देता है जितने की मर्जी बेचे, कम में बेचे, ज्यादा में बेचे, फ्री में दे दे। तो होता ये था, लोग लोग जानबूझ के धोखा देने के लिए, स्टेट को, टैक्स को बचाने के लिए, लोग जो है प्रॉपर्टी 50 लाख की होती थी, लिखते 10 लाख थे। ठीक है, लेकिन जो पीछे के 40 लाख है वो दूसरे रास्ते से, हाथ के जरिए उसे या जो कैश में दे देते थे। अब यहाँ पे जो है वो एफबीआर तो कुछ नहीं कर सकता कानूनी तौर पे। तो अब यानी वो जो ट्रांजैक्शन थी वो हकीकत में प्रॉपर्टी की वैल्यू जो मार्केट के मुताबिक थी, मार्केट जो वैल्यू थी वो थी 50 लाख। लोग उसे बेचते थे 10 लाख। जब 10 लाख पे प्रॉपर्टी बिकेगी, अगर 1% टैक्स है, फाइलर का 1% है, नॉन फाइलर का 2 है, तो एफबीआर को टैक्स 10 लाख पे मिलेगा। ठीक है, एफबीआर को टैक्स तो थोड़ा मिल गया। अगर वही ट्रांजैक्शन 50 लाख पे होती तो एफबीआर को टैक्स 50 लाख पे मिलता, यानी टैक्स 5 गुना बढ़ गया। और प्रॉपर्टी को, रियल एस्टेट का सबसे बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं यहाँ पे। तो हर ट्रांजैक्शन पे एफबीआर को लॉस होता था। हर हर ट्रांजैक्शन में तकरीबन, आप यहाँ पे जो वुकला अगर मौजूद हैं, तो हर जगह यहाँ पे प्रॉपर्टी में कम वैल्यू लिखी जाती थी। वो यही कहते थे कि भाई कम वैल्यू लिखो, मतलब कम, ताकि टैक्स बचेगा और कानूनी तौर पे मसला भी नहीं है। तो इस मसले को टैकल करने के लिए एफबीआर ने कहा, अच्छा आप ये कर रहे हैं ना, हम ऐसे करते हैं, हम एक ना जो प्रॉपर्टीज की जो फेयर मार्केट वैल्यूएशन कर देते हैं। अकाउंटिंग में अगर आपने पढ़ा हो कि ये जो प्रॉपर्टी है इसकी जो जायज मालियत है, जो फेयर वैल्यू है, वो कम से कम ये है। इससे आप ऊपर तो बेच सकते हैं, उस पर तो हम टैक्स ले लेंगे, लेकिन इससे अगर आप नीचे बेचेंगे, नीचे ट्रांजैक्शन करेंगे, तो हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे, चाहे आप 1 रुपए की बेचे। जैसे आमिर ने मुझे 10 लाख की बेची, उस प्रॉपर्टी की हकीकतन वैल्यू 50 लाख थी, तो एफबीआर ने कहा हम फेयर वैल्यू एक लगा देते हैं 40 लाख रुपया। ठीक है। अब आमिर चाहे ये प्रॉपर्टी मुझे 10 लाख की बेचे, चाहे मुझे 10 रुपए की बेचे, बेचता रहे, एफबीआर उस पर 40 लाख पे टैक्स लेगा। ये एक फेयर मार्केट वैल्यू होगी। तो इस तरह फिर पूरे पाकिस्तान में जो है वो इंस्पेक्टर्स को ड्यूटी दी गई, फील्ड में कमेटीज बनाई गई, फिर पूरी जो दुकानों की वैल्यूएशन अलहदा की गई, जो हाउसिंग घरेलू वैल्यूएशन है वो अलहदा की गई, जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है वो अलहदा किया गया, फिर जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज है उनकी वैल्यूएशन अलहदा की गई। तो बहुत ही कंप्रीहेंसिव एक्सरसाइज थी कि जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट को, हर तहसील को की वैल्यूएशन की गई। और उसके बाद फिर जो रियल टाइम जो रेट्स हैं, जो फेयर मार्केट्स वैल्यू रेट्स हैं, वो लागू किए गए। अब जब भी कोई भी प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट होती है उसकी ट्रांजेक्शन, तो वो टैक्स जो है वो इस वैल्यू को देख के देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बताऊं कि ये भावलपुर की, अब यहाँ पे इसी पे आप क्लिक करेंगे, आप अपने शहर को भी देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको ये, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे वैल्यूएशन पे, तो आप अपने शहर पे, अपने घर का भी देख सकते हैं, आपके जो इलाका है, आपका जो मोहल्ला है, उसका क्या रेट चल रहा है। ठीक है। अब जैसे भावलपुर का मैंने खोला था यहाँ, तो इस तरह से तो हर जगह की जो है वो वैल्यूएशन की गई पूरे पाकिस्तान भर में। और ये अब यहाँ, अब इससे इतना एफबीआर को फायदा हुआ, हमें हमारा टैक्स रेवेन्यू इतना इनहेंस हुआ, इतना इनहेंस हुआ। प्रॉपर्टी सेक्टर पे जो है वो इफेक्ट हुआ, लेकिन टैक्स रेवेन्यू जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। तो इस अमल, ये एफबीआर का एक नया फंक्शन है। तो इसे भी आप पेपर में लिख सकते हैं, वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। अब हर साल एफबीआर इसे रिवाइज भी करेगा, क्योंकि रेट बढ़ जाता है ना हर साल। तो हर साल जो है वो एफबीआर जो है वो इसे रिवाइज भी करता रहेगा, अपडेट भी करता रहेगा। जैसे पिछले साल वैल्यूएशन थी, उसे इस साल फिर रिवाइज किया गया, इसे अपडेट किया गया इस साल। अब जैसे ये देखें, अब ये मेरे शहर की है, आप अपने शहर को देख लीजिएगा, मुझे आपके शहर का नहीं पता इसलिए मैंने ये खोली है। तो अब ये इस तरह बहुत बड़ी ये कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज थी कि इतनी चीजों को वैल्यू करना। अब यहाँ पे जो है वो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये देखें। अब ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज अलहदा हैं, एग्रीकल्चर अलहदा है, फिर एग्रीकल्चर में ऑफ रोड अलहदा है, मेन रोड पे अलहदा है, स्ट्रीट साइड पे अलहदा है, और कमर्शियल अलहदा है।
तो ऑफ रोड पे अलहदा है। तो यहाँ पे हमने जो है वो पूरे बहावलपुर में हमने उसके 3 जिले हैं इस डिवीजन के, तो उसे हमने वैल्यू किया भावल नगर, भावलपुर और हीमर खान। और ये सारी एक्सरसाइज मैंने की और मेरी पूरी असाइनमेंट पिछले जो तकरीबन 3 महीने सिर्फ इस चीज पे ही थी, इस वैल्यूएशन पे थी। तो ये जो वैल्यूएशन हुई है ये पूरी मैंने जो है वो ड्राफ्ट की है, ये सारी की सारी जो आपके सामने शो हो रही है। ये इसके कितने पेजेस हैं, फिर बोर्ड को हमने भेजी तो एफबीआर ने इसे फिर पब्लिश किया। तो मेरा पूरा मतलब जो जॉब है पिछले 3 महीने की, जितनी यहाँ पे मुझे मेहनत करनी पड़ी है, इतनी ही मुझे यहाँ पे इस वैल्यूएशन पे करनी पड़ी, क्योंकि एक फेयर करनी थी, ना इंसाफी ना हो लोगों के साथ। तो इस तरह से आप भी कल को इस तरह के काम कर सकते हैं एफबीआर में। तो यहाँ पे जो है वो ये फेयर वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ये फंक्शन है एफबीआर का। डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स हमने वहां भी पढ़ा, एफबीआर बिजनेस रिफॉर्म्स करेगा, इस्लाहात करेगा। तो जो है ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर बंदे को रिफॉर्म की जरूरत है, आपको भी और मुझे भी, ताकि हम बेहतर और इम्प्रूव हो पाए। तो इस्लाहात एफबीआर करेगा, तो ये इसका कंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन ये ओल्ड फंक्शन है, तो ये न्यू फंक्शन हो गया। अच्छा, जो एक्सपोर्ट्स है ना पाकिस्तान में वो बहुत ही लो हैं, ठीक है। तो एक तो उसमें ना एक्सपोर्ट्स रेगुलेशन भी बहुत सारे हैं, बहुत डिफिकल्ट हैं चीज़ें कि बाहर भिजवाई जाए, बाहर वाली मंडियों तक रसाई हासिल की जाए, इतने मरले हैं। तो उस चीज़ को आसान बनाने के लिए तो एफबीआर, क्योंकि कस्टम्स एफबीआर के हाथ में है सारा, तो इसने जो है एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम्स भी जो है वो लॉन्च की, ताकि जो ट्रेडर्स हैं उन्हें फैसिलिटेट किया जाए कारोबारी लोगों को, कि वो आसानी के साथ अपनी जो अशिया हैं वो बाहरी मंडियों तक रसाई हासिल कर सकें, बेच सकें। तो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम्स लॉन्च करना, जो लोग हैं उन्हें फैसिलिटेट करना, तो ये भी एफबीआर के फंक्शन में जो है वो एक फंक्शन है, ठीक है। इस पे भी आप जो है अगर देखना चाहें तो यहाँ पे आप इसका जो है वो इश्तहार दिया हुआ है, तो आप उससे देख लीजिएगा। तो आप पेपर में लिख सकते हैं एफबीआर का एक न्यू फंक्शन है एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बरामदात आसान स्कीम। जो बरामदात बाहर जो चीज भेजी जाती है उसे बरामदात कहते हैं, तो उसे आसान किया जाए, आसानी हो लोगों के लिए, तो ये इन्होंने बरामदात आसान स्कीम लॉन्च की। एफबीआर का भी एक काम है, था, फंक्शन था। उसके बाद यहाँ पे हम ऐसे चलते हैं आगे, जैसे डिजिटलाइजेशन में जो है वो एफबीआर ने एक आसान टैक्स ऐप लॉन्च की, आई थिंक आपने डाउनलोड की होगी अपने मोबाइल में। ये भी एफबीआर का एक फंक्शन था कि टैक्स पेयर्स के लिए आसानी की जाए, आसान टैक्स मोबाइल ऐप लॉन्च की जाए, ताकि वो आसानी के साथ जो है वो अपनी रिटर्न फाइल कर सके, जिन्हें टैक्स ला नहीं आता। वो सिंपल एनिमेटेड फॉर्म में, ग्राफिक्स की फॉर्म में आसान टैक्स ऐप के जरिए लॉग इन होकर अपनी जो रिटर्न है इनकम टैक्स की वो फाइल कर सकें। तो ये भी एफबीआर का एक फंक्शन रहा है डिजिटल जो है वो सिनेरियो में। तो इस तरह ये सारे के सारे वो फंक्शंस हैं जो एफबीआर जो है वो परफॉर्म कर रहा है। और कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम भी एफबीआर का एक फंक्शन है, लेकिन ये रूल्स में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये कंप्लेन मैनेजमेंट सेल है पूरे का पूरा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लेन जो है वो ट्रैक होती है, कंप्लेन का स्टेटस पता चलता है, कंप्लेन पे जो है वो कार्रवाई होती है। तो करप्शन के खिलाफ भी कंप्लेन है, तो ये भी एफबीआर का एक फंक्शन है, कंप्लेन रेजोल्यूशन करना, ठीक है। प्रेस रिलीज जारी करना, जो हमने पब्लिक रिलेशंस में पढ़ा है, तो ये एफबीआर के फंक्शंस में आता है कि अवाम को पब्लिक रिलेशंस को बेटर किया जाए, आगाह रखा जाए डिफरेंट सरगर्मियों के बारे में। हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं पहले। हुकूमत को जो है वो प्रपोजल वगैरह भिजवाना, टैक्स की रिफॉर्म के हवाले से हुकूमत को जो है वो प्रपोज करना टैक्स लाद के हवाले से, ये भी एफबीआर का एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये वो सारे के सारे फंक्शन हैं एडिशनल जो नए हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे गाइड किए। तो आप भी मजीद देखने के लिए वेबसाइट जो है वो विजिट कर लीजिएगा।
और एफबीआर ना एक न्यूज़लेटर पब्लिश करता है, तो न्यूज़लेटर को जो है वो जरूर देखा करें। ये मंथली पब्लिश होता है, जैसे यहाँ पे नवंबर का पब्लिश हो चुका है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं पब्लिक रिलेशंस के अंदर के मंथली न्यूज़लेटर जो है उसे पब्लिश करना एफबीआर का फंक्शन है, तो इसे जरूर पढ़ा करें। यहाँ पे आपको पूरे महीने का एफबीआर का जो उसने किया वो यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो यहाँ पे अनाउंसमेंट्स हैं वो भी देख लीजिए करें क्या हो, वो भी उसमें से काफी सारी चीजें आपको मिल जाती हैं अपडेट्स वगैरह। जैसे देखा पिछले साल इतना सा क्वेश्चन आ गया था कि एफबीआर की जो हेल्पलाइन है, वो जो कोड है जिस जहाँ से मैसेज आता है वो कौन सा है। ठीक है, वो जिसने कभी एफबीआर में कोई चीज की होगी, कोई एक्टिविटी की होगी, वो भी जो है वो मतलब आ गया होगा वहां पे और उसने वहां पे अटेम्प्ट कर लिया होगा क्वेश्चन। कुछ, हाँ मैंने कहा था कि एफबीआर के आगे जो ऑफिस हैं वो कुछ काम करते हैं, तो उनके फंक्शन जो है वो दिए हुए हैं। तो जो आपको इंटरनेट पे मिलेंगे वहां से कंफ्यूज ना होइएगा। मैं दिखा देता हूँ किस तरह हम देख लेते हैं वो क्या चीजें हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ये विदहोल्डिंग का जो एफबीआर का ऑफिस है ना, विदहोल्डिंग के ऑफिस के आगे फंक्शन है। ठीक है, वो कौन कौन सा फंक्शन करता है, तो वो कहता है विदहोल्डिंग एजेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, एनटीएन नेशनल टैक्स नंबर या एफटीएन जो सरकारी इदारे बतौर विदहोल्डिंग काम करेंगे, फ्री टैक्स नंबर वो उन्हें देना। विदहोल्डिंग एजेंट्स को आइडेंटिफाई करना, एनटीएन एफटीएन इशू करना। ठीक है, तो ये एफबीआर का फंक्शन हो गया। तो बस यहाँ तक की रहे आप। अगर मजीद मजीद वैसे चाहें तो आप ये पढ़ सकते हैं। क्योंकि फंक्शन तो हर वो चीज जो एफबीआर करता है उसका फंक्शन है। उसका आगे ऑफिस वो आगे क्या करता है तो एफबीआर का फंक्शन, लेकिन वो बहुत एक्सटेंडेड हो जाएगा। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा जो मैंने न्यू फंक्शन बताया, न्यू की तहरीर कर लीजिए हेडलाइन कि न्यू फंक्शंस जो 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 उसमें हमें नहीं मिलते, उस एक्ट के सेक्शन 4 में नहीं मिलते, वो लिख लें न्यू की हेडिंग के साथ। और दूसरा जो है वो आप जो लीगल हमने पढ़े हैं लॉ के अंदर जो दिए हुए हैं सेक्शन 4 में, वो वाले जो है वो फंक्शन पढ़ लें, उसे लीगल फंक्शन का नाम दे दीजिएगा और इसे दे दीजिएगा। ये भी लीगल फंक्शन है कि न्यू मतलब अदर देन वो जो वहां पे नहीं मिलती, अदर्स में आ जाते हैं जो मैंने अभी पीछे आपको इतने सारे पढ़ाए। तो IREN एफबीआर ने एक फोर्स बनाई है जिसका नाम है IREN, इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क। एफबीआर ने ये बनाया है। ये जो मैंने अभी पीछे आपको बताया ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है पूरे का पूरा, तो ये उसे जो है वो करने के लिए, टैकल करने के लिए, क्योंकि बहुत रेवेन्यू आता है सिगरेट से और इस सेक्टर से जो है वो बहुत हमें पैसा मिलता है। तो इसके लिए प्रॉपर एफबीआर के ऑफिस काम नहीं कर सकते थे, बकायदा एफबीआर के इंस्पेक्टर्स के जरिए उनकी अलग ड्यूटीज लगाई गई, उन्हें गाड़ियां दी गई, नई नई पुलिस वाली जैसी गाड़ियां होती है वैसे नई गाड़ियां आई। तो इस तरह एक नई फोर्स जो है पूरी की पूरी एफबीआर के इंस्पेक्टर्स पे, टीम्स पे मुश्तमिल अलग से बनाई गई है। तो आप भी उसमें जा सकते हैं। उसका नाम है इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क। तो जाके जो रेड वगैरह करती है, चेक करती है सिगरेट की फैक्ट्रियों को कि ये टैक्स दे रही है या नहीं। बहुत टैक्स चोरी होती है सिगरेट सेक्टर में, तो प्रॉपर इन्होंने सेल टैक्स पे किया नहीं, फिर उन्हें अरेस्ट वगैरह ही करना, ये वो फलां। ठीक है, उनसे रिकवरी करना टैक्स की, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये IREN का काम है। तो ये भी कह सकते हैं एफबीआर का एक फंक्शन है IREN, जो एफबीआर ने रिसेंटली डिजाइन किया है। इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क किस चीज के लिए? रिसेंटली ये सारे के सारे ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए, जो हमने पीछे मेन वेबसाइट के ऊपर पढ़ा। ठीक है, ये वाले सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए एफबीआर ने पूरी फोर्स बनाई है एफबीआर के लोगों पे मुश्तमिल, जिसका नाम है IREN, इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क।
ठीक है, अब आखिर में चलते हैं, थोड़ा सा ये लीगल विंग है एफबीआर का, उसके आगे उन्होंने फंक्शन बताए हैं। बस इतना सा यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एफटीओ जो है, फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन, जो हमने पीछे पढ़ा, उससे जो है वो डील करना, उसकी कंप्लायंसेस करना, उसकी डायरेक्शंस को, वो एफबीआर का फंक्शन है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो है वो केसेस को परसू करना, लड़ना जाके टैक्स रेवेन्यू के लिए, वो भी एक एफबीआर का काम ही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे वो फंक्शंस हैं जो हमें वहाँ पे नहीं मिलते। वहाँ पे लास्ट में अदर्स का लफ्ज है कि जो बाकी चीजें रह गई हैं या हमसे ला में तहरीर नहीं हो सकी, वो हम जो है वो उसके बोर्ड को इख्तियार है कि बोर्ड जो है वो खुद वो कर सकता है, या फेडरल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पे जो है वो की जा सकती हैं वो चीजें। तो वो मैंने आपको सारी पढ़ाई जो एसबीआर करंटली कर रहा है। सो यहाँ पे हमारा एंड होता है आज का सेशन, इस हवाले से, जो फंक्शंस के हवाले से जो हमने पढ़ा आज। तो अब यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे आस्क कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी राशिद। सर आपने एक इसमें फंक्शन बताया था एफएटीएफ के हवाले से, उसको रिवाइज कीजिएगा। ज्वेलर्स अकाउंटेंट और जो रियल एस्टेट एजेंट वगैरह के हवाले से उसको रिवाइज कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं कर देता हूँ रिवाइज। मैं जरा ओपन कर लूँ उसे, डीएनएफबीपी। अच्छा, हुआ ये कि थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिन्हें ना रेगुलेशन की जरूरत नहीं होती, जिन्हें रेगुलेट नहीं करना पड़ता, वो ऐसे ही मतलब चल सकती हैं। मिसाल के तौर पर, जैसे जैसे पाकिस्तान में किसी ने अगर कोई कल को कपड़े की दुकान खोलनी है, किसी ने कल को जो है वो स्पोर्ट्स की दुकान खोलनी है, किसी ने सरिये की, लोहे की दुकान खोलनी है, गाड़ियों की खोलनी है, तो उसे उस पर नजरअंदाज नजर रखना, उसके लिए रूल्स बनाना, गाड़ियों की दुकान के लिए रूल्स, कपड़े के लिए रूल्स, जो है वो इसके लिए, सरिये के लिए रूल्स, भाई उनकी जरूरत नहीं है। उस वो कोई ऐसा कोई प्रोहिबिटेड बिजनेस तो नहीं है या खदशे वाला बिजनेस तो नहीं है जिन्हें रेगुलेट किया जाए, जिनके लिए रूल्स बनाए जाए। तो कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिन्हें रेगुलेट करने की जरूरत है, वहां पे सस्पेक्ट पॉसिबल है, सस्पिशियस एक्टिविटी हो सकती है, फ्रॉड लोगों के साथ हो सकता है। रूल्स क्यों बनाए जाते हैं कि हर चीजों को स्मूथ लाइन रखा जाए, फ्रॉड ना होने पाए। जैसे कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है, पैसे का जो लेन देन है, तो उसमें किसी को ऐसे पैसे का बिजनेस करने की इजाजत नहीं है। चाहे पैसा जमा करना हो, पैसा इकट्ठा करना हो, पैसा लोन पे देना हो, इंश्योरेंस करनी हो, किसी को इजाजत नहीं है पैसे से रिलेटेड मामलात में कि वो ऐसे सुबह को उठे और कर ले। जो भी करेगा इलीगल है। ठीक है, तो पैसे पैसे से रिलेटेड बैंक्स आ जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। तो उन्हें, क्योंकि ये बहुत हसास मामला है, तो इसे फिर स्टेट जो है वो रेगुलेट करते हैं, यानी रूल्स बनाती है इस पे कि जो उन रूल्स को कंप्लाई करेगा, तो उस वही, और जो जिसे इजाजत होगी, लाइसेंस दिया जाएगा। लाइसेंस मींस इजाजत, जिसे इजाजत होगी, रूल्स बनेंगे, रूल्स के तहत इसे लाइसेंस दिया जाएगा उस बंदे को, जिस बंदे को या जिस बॉडी को, कंपनी है या फर्म है या कुछ भी है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को वो लाइसेंस दिया जाएगा, वही वो पैसे का बिजनेस कर सकेगी। चाहे वो बैंक है, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या इंश्योरेंस कंपनी है। इसलिए पाकिस्तान में कोई भी बैंक बनना होता है, उसकी ब्रांच बननी होती है, कोई इंश्योरेंस कंपनी खुलनी होती है, मनी और पैसे से रिलेटेड जो भी कुछ कोई पैसे के लेन देन से रिलेटेड जो भी किसी ने बिजनेस शुरू करना है किसी भी शक्ल में, उसके लिए उसे जो है लाइसेंस, इजाजतनामा, उर्दू में इजाजतनामा हासिल करना पड़ेगा मुतलका इदारे से, फिर वो बिजनेस शुरू कर पाएगा। जो फाइनेंशियल सेक्टर को जो रेगुलेट करने का इदारा है वो कौन है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो लाइसेंस इशू करता है। इस तरह किसी ने सिगरेट की फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए भी उसे जो मिनिस्ट्री है रेलिवेंट, उससे लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस तरह कुछ जो डेंजरस केमिकल्स हैं उनने उनके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस तरह किसी ने, जैसे शराब है उसकी भी इजाजत नहीं है, ममनू है, तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। कुछ ड्रग्स वगैरह हैं, जो मेडिसिन बनती हैं, वो भी हर कोई नहीं खोल सकता मेडिसिन की फैक्ट्री, हर बंदा खोल ले। तो उसके लिए भी हुकूमत है पाकिस्तान से, जो फार्मेसी वाली जो मिनिस्ट्री है, जो भी हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसके अंडर उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। लास्ट में दो बातें करूंगा। इस तरह पाकिस्तान में जो जो बंदा ये क्लेम करे, कल को कोई भी क्वालिफिकेशन लेके यूनिवर्सिटी की, जो ये क्लेम करे कि मैं मरीजों का इलाज करूंगा, मैं जो है यानी कि पेशेंट्स का इलाज करूंगा, ठीक है, यानी वो अपने आप को जो है वो
डॉक्टर कहलाए तो जो है उसे लेसन, तो भाई पाकिस्तान में किसी को इजाजत नहीं है कि वो जाके जो है वो ये क्लेम करे, ये सर्विसेज दे कि मैं जो है इलाज करूंगा, चाहे उसके पास डिग्री हो या ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे पाकिस्तान में एक बॉडी बनी है जिसे पीएमसी या पीएमडीसी कहती हैं, जो वो इजाजतनामा देगी उस मुतलका बंदे की अहलियत देख के कि तुम्हें पाकिस्तान में मेडिकल की प्रैक्टिस करने की इजाजत है, तुम कर सकते हो। अब जिसके पास वो पीएमसी या पीएमडीसी का लाइसेंस होगा और बैक एंड पे वो पीएमसी की मर्जी है कि वो डिग्री देखती है, एमबीबीएस की या जो भी देखती है, अब अगर उसने रेलिवेंट डिग्री की हुई है फिर वो अप्लाई करती है, अगर वो लाइसेंस लेता है तो फिर ही वो बतौर डॉक्टर यहाँ पे एक्टिविटीज कर सकता है, क्योंकि हसास मामला है, इंसान के जिस्म से रिलेटेड है, तो डेथ हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है बॉडी, तो इसलिए डॉक्टर्स जब तक जो है वो लाइसेंस नहीं लेते प्रैक्टिस की इजाजत उन्हें नहीं है। इस तरह वकीलों को भी लाइसेंस लेना पड़ता है, ये रेगुलेटरी चीजें हैं, ये मैं एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ। इंजीनियर्स की कौंसिल है रेगुलेशंस की, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल। अच्छा, अब आ जाते हैं दो और बॉडीज पे पाकिस्तान में, जैसे जो अब देखो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनका ऑडिट होता है साल बाद, यानी चेक किया जाता है कि इनके अकाउंट्स की परफॉर्मेंस कैसे है। एक इंटरनल ऑडिट होता है कि जो कंपनी के अंदर होता है, और एक बाहर बाहर वाले लोग आके करते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे पब्लिक कंपनी है उसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, तो हसास मामला है, पब्लिक का पैसा बहुत अहम पैसा है। जैसे जो जितनी भी बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, अब पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अब जिन हाथों में कंपनी का कंट्रोल है, कल को पैसा ले उड़े, वो भाग जाएं, तो अब ऐसे ऐसे नहीं भागा जा सकता, बल्कि कुछ रेगुलेटर्स हैं जो हर साल जो अवाम है उन्हें बताते हैं कि ये कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है नहीं है। ठीक है, अब पाकिस्तान में अब कौन जो है बंदा, कौन अकाउंटेंट जो है वो ऑथोराइज होगा, वो जो जो ये अथेंटिक बताएगा कि इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है नहीं। तो फिर पाकिस्तान में दो ऐसे इदारे हैं जो अकाउंटेंट्स को सर्टिफाई करते हैं, यानी अकाउंटेंट्स को प्रोफेशनली उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं, लाइसेंस इशू करते हैं कि आप स्टेट के बिहाफ पे आपको इजाजत है किसी भी कंपनी का, फर्म का ऑडिट करने की। बैक एंड पे आपकी जो स्टैंप है वो स्टेट की स्टैंप होगी। अगर आप, क्योंकि हमने आपको देख लिया, टेस्ट कर लिया, तो आपको हम ऑथोराइज कर रहे हैं स्टेट के बिहाफ पे। स्टेट मींस कि स्टेट उन्हें लाइसेंस दे रही है। ठीक है, तो ऑथोराइज लोग हैं वो, जिन्हें जिस तरह डॉक्टर्स को दे रही है लाइसेंस, तो वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मतलब चार्टर्ड मींस के स्टेट की एंड पे बैक पे पावर है, वो वाले अकाउंटेंट्स हैं जिन्हें स्टेट ने जो है वो लाइसेंस दिया है। अब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो मुल्क भर में जाके ऑडिट कर सकते हैं, उनके ऑडिट को वैलिड माना जाएगा दुनिया भर में भी, पाकिस्तान में भी वो पब्लिक की नजर में वो धोखा नहीं कर सकते। एक इस तरह सीएमए है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, तो उन्हें भी स्टेट ने जो है वो लाइसेंसिंग इशू किया हुआ है, लाइसेंस इशू किया है। अब यहाँ पे मसला ये आ रहा था पाकिस्तान में, वो एफएटीएफ ये कह रहा था कि पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट का जो सेक्टर है ना, देखिए कितना फ्रॉड होता है रियल एस्टेट में, ये भी एक बड़ा सेक्टर बन गया है कि कितना ज्यादा इसमें फ्रॉड होता है, इस तरह सोने के सेक्टर में फ्रॉड होता है। तो वो ये कह रहा था एफएटीएफ, पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ज्यादा धोखेबाजी होती है, खासतौर पे मनी लॉन्ड्रिंग बहुत होती है। ठीक है, वो ये कह रहा था कि ये ना अनरेगुलेटेड है, ये जो बिजनेस है अनरेगुलेटेड है, चाहे रियल एस्टेट एजेंट हो, रियल एस्टेट डीलर हो, रियल एस्टेट डेवलपर हो, कॉलोनी बनाने वाला हो, जो है वो सड़क बनाने वाला हो, कुछ भी हो। वो कहता है कि ये जो सेक्टर है ना बहुत बड़ा बन गया है दुनिया में भी और पाकिस्तान में, ये इसकी कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो इसे रेगुलेट करे, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो उसने कहा पहले तो इसे रेगुलेट करें। ठीक है, उसने कहा ना सिर्फ रियल एस्टेट एजेंट्स को रेगुलेट करें, बल्कि और इसके अलावा जो दूसरे हमें शक है, जो सोने वाले लोग हैं, ताजीर हैं, जैसे कि गोल्ड स्मिथ हो गए, सुनार हो गए, कीमती पत्थर हो गए, उनकी वो खरीदो फरोख्त करने वाले, वो कहते हैं ये जो सेक्टर है ये भी ऐसी लोग जिसका दिल चाहता है बिजनेस खोल लेता है, इन्हें भी रेगुलेट किया जाना चाहिए। कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, कौन लोग इनके पास आ रहे हैं, तो इसकी भी रेगुलेशन करें, इन्हें रेगुलेट करें। तो दूसरा ये सेक्टर हो गया। तीसरा जो सेक्टर उन्होंने कहा जो आम अकाउंटेंट्स है, एक तो वो अकाउंटेंट है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीएमए है, वो कहते हैं जो आम अकाउंटेंट्स है, जैसे किसी ने एमबीए किए कर लिया, एमकॉम कर लिया मेरी तरह, ठीक है, इस तरह जो है वो किसी ने जो है वो बीकॉम कर लिया, ये भी तो अकाउंटेंट्स है ना। अब जरूरी तो नहीं कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उन्हें सारे गुर आते हैं वो पैसे को किस तरह लॉन्डर करना है। जो आम अकाउंटेंट्स हैं वो भी तो गुर दे सकते हैं, पैसे को बिटकॉइन की सूरत में, दूसरी सूरतों में बाहर भेज सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जो आम अकाउंटेंट्स हैं उन्हें रेगुलेट करने की जरूरत है, प्लस जो सोने वाले बेचने वाले लोग हैं उन्हें रेगुलेट करने की जरूरत है, रियल एस्टेट वालों को रेगुलेट करने की जरूरत है। अब यहाँ हुकूमत के पास ऑप्शन थी कि एक नई अथॉरिटी बना देती
इन तीनों के लिए 3 अथॉरिटियां बना देती जो इन्हें रेगुलेट करती हो, और इन 3 बिजनेसेस को लाइसेंस इशू करती कि जिसके पास ये लाइसेंस होगा इन बिजनेसेस को स्टार्ट करेगा, शुरू कर पाएगा, चला पाएगा। हुकूमत ने सोचा मैं कौन सा बेवकूफ हूँ, मैं इतने पैसे खर्च करूं, इन सब का जो रिकॉर्ड है टैक्स की मद में एफबीआर के पास ऑलरेडी है, ठीक है, और एफबीआर को कंप्रीहेंसिव एक्सपीरियंस भी है फाइनेंशियल सेक्टर में, एक बड़ा इदारा भी है, इसके पास फोर्स भी है। तो एफबीआर ने कहा कि एफएटीएफ की शर्त के अंदर आप जो है एडिशनली तौर पे आप एक नया ऑफिस अपना क्रिएट कर लें, अपनी ही टीम ले लें, तो एडिशनली तौर पे आप रेगुलेटरी बॉडी भी हैं, किसकी, 3 लोगों की, ज्वेलर्स की, रियल एस्टेट एजेंट्स की और अकाउंटेंट्स की। अब जो भी बंदा पाकिस्तान में ज्वेलर बनेगा 1 जनवरी के बाद, तो उसके लिए शर्त है कि वो लाइसेंस ले। लाइसेंस कहाँ से लेगा, एफबीआर का जो नया ऑफिस बना है लहदा से, जिसे डायरेक्टोरेट ऑफ डीएनएफबीपी कहते हैं, उससे लाइसेंस लेगा। किसी भी बंदे ने प्रॉपर्टी डीलर बनना है, रियल एस्टेट एजेंट बनना है, डेवलपर करना है, कॉलोनी काटनी है, तो वो लाइसेंस लेगा एफबीआर से, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो है वो इस तरह कोई और, जो तीसरा मैंने बताया जो आम अकाउंटेंट्स हैं वो भी एफबीआर से लाइसेंस लेगा, ठीक है। अब इन्हें जब लाइसेंस मिलेगा तो फिर ये अपनी ये इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर पाएंगे, इसे चला पाएंगे। अब फॉर एग्जांपल इन्होंने लाइसेंस ले लिया, फिर क्या होगा भाई, जब ये लाइसेंस लेंगे ना, जैसे एक हाउसिंग सोसाइटी है, जैसे डीएचए है, अब डीएचए ने भी लाइसेंस लिए हैं, अब जैसे एक हाउसिंग सोसाइटी है, तो अब लाइसेंस लेने के बाद उस पर कुछ शर्तें आयद होती हैं। शर्तें क्या आयद होती हैं कि आपके पास जो भी बंदा आएगा उसकी आप सीटीआर फाइल करोगे, करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट फाइल करोगे, ठीक है। यानी जो भी बंदा 20 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन करेगा, यानी लेन देन करेगा, आप उससे पूछोगे भाई ये 20 लाख कहाँ से आए। अब ये उस कॉलोनी के मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस प्रॉपर्टी वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसने लाइसेंस लिया हुआ, ये आपके पास पैसा कहाँ से आया, आप पैसे का चैनल है, पैसे के डॉक्यूमेंट्स हैं, आईडी कार्ड की कॉपी दे दें, वो सारी की सारी ये स्कैन करेगा, एफबीआर की जो डीएनएफबीपी की ऐप है उस पर अपलोड करेगा, और जो भी 20 लाख से सॉरी ऊपर ट्रांजैक्शन होगी उसकी एक सीटीआर फाइल करेगा, करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। वो मुतलका जो ज्वेलर होगा, मुतलका जो प्रॉपर्टी डीलर होगा, मुतलका रियल एस्टेट डेवलपर होगा, इस तरह से वो अकाउंटेंट होगा, वो तो सीटीआर फाइल करेगा। अच्छा कोई ऐसा बंदा आ जाता है जिसके पैसे पे उस पर शक होता है, तो फिर वो एक एसटीआर फाइल करेगा, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, कि मुझे डाउट लग रहा है कि इसका पैसा 2 नंबर का है, तो वो फौरन तौर पे इदारों के पास आ जाएगी और उस पर फिर जो है वो कार्रवाई हो पाएगी, उस बंदे को ट्रेस किया जाएगा कि बैक एंड पे कि क्या कर रहा है, ठीक है, इसकी सस्पिशियस कैसे है, इसकी एसटीआर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट फाइल हुई है। तो अब सिर्फ तीन चीजों में बहुत सारी जो रेगुलेशन, बहुत सारी जो चीजें हैं वो एफआईए के कंट्रोल में है, और बाकी फाइनेंशियल सेक्टर को स्टेट बैंक देख रहा है, जो दूसरे अकाउंटेंट्स हैं उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान वो देख रहा है, और बाकी वो देख रहा है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स पाकिस्तान, उनकी जो बॉडी है, मुझे नाम ये जहन में नहीं आ रहा, तो इस तरह से वो देख रहे हैं। तो इन 3 सेक्टर को जो अनरेगुलेटेड थे उन्हें रेगुलेट करने का ये स्टेप था एफएटीएफ के अंडर, जो उन्होंने परफॉर्म किया। ये थी भाई इतनी सारी इसकी तफसील। अब बहुत सारे लोग नाराज हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे राशिद अली पे आयद होती है। Excuse me, sir. Thank you, sir. Sound, sir. अच्छा सॉरी, मैं एक चीज आपको और बता दूं, अगली जिंदगी में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में ना जो चीजें हैं ज्यादा से ज्यादा वो रेगुलेशन की तरफ बढ़ेंगे, हर चीज को कंट्रोल में इस तरह किया जाएगा ताकि धोखा और फ्रॉड जो है वो कम हो सके, जिसमें सबसे बड़ा इंटरनेट है। इंटरनेट भी अभी इतना रेगुलेटेड नहीं है, इस पे भी दुनिया में पाकिस्तान में रेगुलेटरी बॉडीज, रेगुलेटरी लॉज बनेंगे, इन्हें रूल्स बनेंगे इन पे, ठीक है। मैंने आपको कहा था, एक सजेस्ट दी थी कि इंडिया में जो है वो रियल एस्टेट हाउसिंग अथॉरिटी बनी है जो पूरे हिंदुस्तान में रेगुलेट कर रही है ताकि हाउसिंग सेक्टर में फ्रॉड ना हो पाए। तो आई थिंक ये एफबीआर को इन्होंने जो रेगुलेटरी कहा है, तो इस तरह एक अथॉरिटी भी बननी चाहिए जो हाउसिंग अथॉरिटी पाकिस्तान में, रियल एस्टेट हाउसिंग अथॉरिटी, ताकि जो भी बंदा जो भी हाउसिंग अथॉरिटी उससे रजिस्टर्ड हो उससे लाइसेंस ले, फिर वो कॉलोनी काट सके ताकि धोखा और फ्रॉड ना हो, लोगों का पैसा ना डूबे। अब आता हूँ आमिर के सवाल की तरफ जल्दी से। जी आमिर बताएं। सर मैं सवाल नहीं कर रहा, मतलब ये जो आपने ये बातें बताई ना सर, इनसे मैं पर्सनली अटैच रहा हूँ ना सर, वैसे रहूँ। मैंने आपसे कहा था ना, बाबा मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते ना सर, अपने ब्रेड बटर के लिए मैंने रियल एस्टेट एज एजेंट भी काम किया सर। रिसेंटली भी अब मैंने ये पेपर की वजह से छोड़ दिया था, और अपना ये जो नहीं होता ट्रैवल एजेंट्स, ऐसे भी मैंने काम किया ना सर। जितने धोखे ये एफबीआर से करते हैं शायद ही कोई करता हो ना सर। अभी जैसे कि आपने कहा, मैं लास्ट 3 मंथ से बावलपुर में मैंने खुद ये पर्सनली जाके ना
चेक किए हैं किस एरिया का क्या प्राइस चल रहा है। जब एफबीआर ने ये अनाउंस किया ना, फिर प्रॉपर्टी वाले पता है क्या करते हैं एजेंट्स, आवाज आ रही है सर? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। उनको पता चल गया था एफबीआर वाले आ रहे हैं। अब वो ये करते थे, मतलब अब जिस एरिया में हम रहते हैं ना सर, यहाँ 25,000 रुपये फुट चल रहा है ना सर, तो रियल एस्टेट वाले सारे मिल गए, तो उन्होंने कहा एफबीआर वाले आएंगे तो हम 3,000 रुपये पर फुट बताएंगे उन्हें। सही एक सही। तो ये फ्रॉड उन्होंने किया, सही मतलब एक्चुअल उन्होंने रेट्स नहीं बताए एफबीआर वालों को। और दूसरा उन्होंने क्या किया, अब जो फाइलर है ना सर, मेरे ख्याल से वो 5% वो टैक्स देता है, नॉन फाइलर 7% ना सर। अब बायर और परचेजर इन्होंने ये किया कि जो बंदा फाइलर होगा उनको फ्रंट पे रखा, वहाँ पे भी इन्होंने ये किया ना सर। और ट्रेवल एजेंट्स ना क्या करते हैं सर, आप आवाज आ रही है सर आपको? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ आपको। ट्रेवल एजेंट्स ये करते हैं, जैसे कि किसी का ट्रेवल एजेंट है ना सर, ऑफिस है, वो एफबीआर वालों को तो पता है बंदा एक ऑफिस चला रहा है ट्रेवल टेक ऑफ के नाम से, किसी के नाम से ना सर, वो कोशिश करते हैं वॉकिंग क्लाइंट्स आए उनके पास। वॉकिंग क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, कैश इन हैंड काम होता है उनका। अगर 1 लाख रुपए की टिकट भी करवाते हैं ना सर, वो उसको एजेंट को कहते हैं यार जाके आप इनसे कैश ले लो, मतलब बैंक से ट्रांजेक्शन ना हो, कैश इन हैंड काम, और एफबीआर और हाँ पता तो ना चले। असल में एक तो ये है कि ये हम सिर्फ अकाउंटेंट्स के इनकी बात करें, जो ज्यादातर लोग हैं वो जो है ना पाकिस्तान में, वो मतलब हमारी हमारी जो इकोनॉमी है उसे कहा जाता है डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है। ठीक है, ये इकोनॉमी पे ज्यादा कैश में ट्रांजैक्शन होती है। जब चीज कैश में होती है तो फिर ट्रेस नहीं हो पाती वो चीज, मतलब वो पता नहीं चल पाता कि वो कहाँ पे, क्योंकि बैंक्स के जरिए हो, बैंकिंग चैनल के जरिए हो, तो पूरी उसकी हमें ट्रेसिंग मिल जाती है कि यहाँ से पैसा आया यहाँ पे गया। तो इसी तरह से चीजें आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं रेगुलेट, इश्यूज हैं, हुकूमत भी काम कर रही है, वो ठीक है, हमारे पास एक्सपर्टी नहीं है, लेकिन हम बेहतरी की तरफ कई हद तक जो है वो जा रहे हैं, और परफेक्शन तो पॉसिबल नहीं है। ये तो फ्रॉड और बाकी चीजें दुनिया भर में ही चलती रहेंगी, इसलिए तो अदालतें का स्ट्रक्चर बना है। वरना तो अब हर चीज ही सही हो जाए तो फिर तो अदालतें और हर चीज फोर्सेस हो ही ना। अगर टैक्स ही लोग जमा करना शुरू कर दें तो एफबीआर की भी आई थिंक जरूरत ना रहे, और फिर हम सब भी इंस्पेक्टर ना भर्ती हो एफबीआर में, तो जब और पता है खुद सर, ही लोग यहाँ देंगे। हमारे यहाँ ये मतलब ये बलूचिस्तान कंटिन्यूस में, अमल है, ये होता रहेगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप बताएं, और जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है प्लीज वो बताएं कि उनका क्या क्वेश्चन है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जी जी, पहले आप जो बताएं, आप बताएं, जो मेल है पहले वो बताएं, बाद में जो है वो फीमेल वो बताएं, पहले जी बताएं। जी जी सर मेरा क्वेश्चन है कि जो अभी हम लोग फंक्शंस पढ़ रहे हैं अभी एफबीआर के, तो सर एक फंक्शन हम लोगों ने पढ़े कि जो एफबीआर के मतलब इंटरनली फंक्शंस होते हैं, जिस तरह से एम्प्लॉयज को और कस्टमर्स को जो रेगुलेट करना, उनको फैसिलिटेट करना, जो एफबीआर को प्रमोट करना। सर हमने कुछ और फंक्शन जो अभी रिसेंटली पढ़े हैं, आज को पढ़े, तो वो पढ़े हैं जो एफबीआर को जो रेगुलेट करता है, जिस तरह से लैंड हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, उस तरह से। सर क्या हम इस तरह से पेपर में लिख सकते हैं कि ये मतलब एफबीआर ने जो अभी कंटेम्पररी इश्यूज के साथ अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके न्यू मतलब रेगुलेटरिंग फंक्शन स्टार्ट किए, एक ओल्ड है एक मॉडर्न, दोनों मतलब नहीं करके लिख नहीं, सकते हैं या? इस तरह से नहीं है, वहां पे देखो लॉ में नहीं लिखा जा सकता। अब देखो, जी सर। जो पॉलिसी है वो हर रोज अमेंडमेंट नहीं हो सकती लॉ में, और बहुत सारे एफबीआर को काम करने हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक महसूल से है। ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ना कि बोर्ड ऑफ टैक्स रेवेन्यू है। तो इट इज द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यानी जो भी आमदनी आ सकती है उसका ये बोर्ड है। तो उस टैक्स तो इसका एक एक जुज है। तो इसलिए उन अदर में जो है हमेशा ये ऑप्शन दे दी जाती है कि वो डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया जाता है उस अथॉरिटी की, कि जो और भी इससे रिलेटेड रेलिवेंट चीजें हैं वो आप खुद कर सकते हैं। तो उसके तहत एफबीआर ये खुद कर रहा है, तो हम मॉडर्न और इस तरह में सेग्रीगेट इसे नहीं कर सकते। हम अलबत्ता ये जरूर कह सकते हैं कि सिंपल जो यहाँ पे लैंग्वेज लिखी हुई है जो मैंने बताई है वही आप लिखे, जैसे वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, सिंपल दिस इज द हेडिंग कि एफबीआर की फंक्शन है वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, डीएनएफवीपीज, ठीक है, उन्हें रेगुलेट करना, टू रेगुलेट दी डीएनएफवीपीज, या टू रेगुलेट दी नॉन फाइनेंशियल डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशन। बस इतनी सी बात लिखे, टू रेगुलेट दी डीएनएफवीपीज, ये एफबीआर का एक फंक्शन है। अब वो आगे उसकी तफसील में आप लिख दें कि रिसेंटली हुकूमत की डायरेक्शन में, एफएटीएफ की डायरेक्शन पे एफबीआर का जो करंट फंक्शन है, या इन एट दिस टाइम इसका जो फंक्शन है वो ये भी है। ठीक है, जी ठीक है सर, तो ठीक है इस सर। तरह से आप कर सकते हैं। ये सारे एफबीआर के ही फंक्शन है थोड़े से, लेकिन क्योंकि लॉ में हर चीज नहीं लिखी जा सकती। जी ठीक है सर।
जी नेक्स्ट यहाँ पे किसी का सवाल है तो फिर जी हमारा आप बताएं, और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है वो अपना क्वेश्चन तैयार रखें, फिर जल्दी से बताएं वरना वीडियो लंबी अस्सलाम वालेकुम सर। जी। सर FATF का एब्रिविएशन क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। टास्क फोर्स, ठीक है। और सर टैक्स डायरेक्टरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। पुराने जमाने में आपने घरों में देखा होगा एक टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी PTCL की, जी सर। ठीक है। तो टेलीफोन डायरेक्टरी में पूरे पाकिस्तान के PTCL नंबर्स होते थे और उनके नाम लिखे होते थे, हम रीच कर लेते थे टैक्स तक। तो जो है वो यहाँ पे इस तरह से जो FBR पाकिस्तान में जितने भी टैक्स पेयर्स हैं जो FBR के रिकॉर्ड में हैं, तो FBR ने उनकी एक टैक्स पेयर्स डायरेक्टरी बनाई हुई है कि फॉर एग्जांपल FBR ये कहता है कि अब मुझे नहीं याद कितने आपको याद होगा पिछले साल हमने पढ़े थे कि पाकिस्तान में 20 लाख या इतने टैक्स पेयर हैं या 30 लाख, वो उन्हें कहाँ से पता चला? क्योंकि उसने एक पूरी डायरेक्टरी बनाई हुई है कि हमारे पास 25 लाख या 20 लाख के लोगों की लिस्ट बनाई हुई है कि ये इंसान है, ये इसका प्रोफेशन है और ये इसका ID कार्ड नंबर है, ये इसका NTN नंबर है, तो ये इस शहर में है, ये इसका पता है। तो इस तरह पूरे सर ये पाकिस्तान के डिजिटल में आएंगे? तमाम टैक्स पेयर्स की डायरेक्टरी है, तो वो कहलाती है टैक्स डायरेक्टरी। ये डिजिटल ये फिलहाल डिजिटल में आएगी? ऑनलाइन है, डेटाबेस में है बिल्कुल। ये पब्लिक की एक्सेस ठीक में नहीं है, लेकिन FBR ने इंटरनली अपने पास बनाई हुई है। है। सर जो हमने एक्ट में पढ़े वो हो गए लीगल फंक्शंस, ये जो आपने बताया ये डिजिटल फंक्शंस हो गए, और नहीं, इसके अलावा नहीं मैंने यहाँ पे ये बताया कि डिजिटली FBR ये काम कर रहा है, मतलब कि जी डिजिटली वो ये आपने कहा परफॉर्म ना कर रहा है। पेपर को अच्छा बनाने के लिए अगर आप इसको हाँ, कैटेगराइज कर दें तो अच्छा लगेगा, तो मैं इसलिए पूछ रही थी आपसे। हाँ तो इसमें मतलब लेकिन आपने ये नहीं इस तरह नहीं सोच लेना कि ये कोई FBR की कोई अलग से डोमेन होगी है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, वो मुझे समझ में आ गया है। लेकिन मैं कह रही थी कि अगर हम इसको जस्ट नाम दे देते हैं, जो हमने एक्ट में पढ़े हैं वो अब वो लीगल फंक्शंस हो गए। हाँ तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि FBR जो एक्ट है 2007 उसमें जो है वो उसके तहत मतलब या उसके प्रीव्यू में उसकी लाइट में FBR करंटली ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ये उनके ये फंक्शंस हैं, फिर आप सेग्रीगेट चेक कर दें कि डिजिटली FBR ये चीजें कर रहा है। और इस तरह से जो है वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस में जो FBR है वो FATF के मान रहा है। जैसे हमने कल पीछे पढ़ा था कि वो इंटरनेशनल MOU साइन करना है, एग्रीमेंट साइन करना है, तो वो भी FBR के फंक्शंस में आता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इंटरनेशनल डोमेन हो गया, करंट FBR क्या क्या काम कर रहा है, जो भी आप बेहतर हेडिंग करना चाहें उस पर बैठ के देखना पड़ेगा, वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये इससे नहीं कि उससे POS अलग से कोई पार्ट बना दें, वो कोई अलग से सेग्रीगेट कर दें। लाइट जो है वो डायरेक्शन जो है वो पावर जो है पीछे से FBR एक्ट की ही रहेगी, सेक्शन 4 की रहेगी, वो अदर्स में आ जाती है ठीक है। चीजें। POS और Tier 1 ये एक ही है या हम इसको अलग-अलग करेंगे? क्योंकि आप वो दिखा रहे थे ना अभी, तो उसमें तो एक ही लिखा हुआ था फंक्शन के अंदर, उसको अलग-अलग कर सकते हैं क्या चीज क्योंकि Tier 1 तो अलग चीज है ना क्या चीज? सर। Tier 1 रिटेलर और पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ ये सेल दोनों। टीयर 1 था, टीयर कहते हैं जी लेवल जी को, मुझे पता है ठीक है, सर, और जी 1 जी था वो जो पहला सर लेवल। शॉप पे था। वो तो एक जी जनरली जी, कह देते हैं, लेकिन सिस्टम का नाम तो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है ना, POS है, तो पॉइंट ऑफ ये सेल। एक ही उसमें आएगा? टीयर 1 जो है फिलहाल उसे एक ही कह सकते हैं, लेकिन टीयर 1 जो है वो इंग्लिश का लफ्ज है, वो सिस्टम नहीं है। वो टीयर 1 है, उन्होंने टीयर 1 सिटीज, टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 सिटीज। टीयर 1 सिटीज जो पाकिस्तान की पहले लेवल की जो मेन सिटीज हैं। टीयर 2 में 2 मीन्स तहसील है, टीयर 3 मीन्स जो गांव देहात है। तो ये एक लेवल है, जैसे कहते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक जी है। जी। तो या दिस इज दी मतलब ये एक लफ्ज उन्होंने ले लिया कि टीयर 1 रिटेलर मतलब जो मेन सिटीज वाले रिटेलर्स हैं, पहले POS वहां पे इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आप सिस्टम का नाम लिखें, POS पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम इन पाकिस्तान। टीयर 1 ठीक है, जो है Tier वो 1 इंक्लूड ना करें। ना करे ना, वो तो इंग्लिश का लफ्ज है। ठीक है ठीक है ठीक है, उसका स्लाइड में मैंने देखा, मैंने इसलिए पूछा। उसे जनरली कह देते हैं टीयर 1 यानी पहले मरहले में जो हुए हैं, टीयर 1 वो इसलिए एक टर्म बन गई है।
है, लॉ में भी है, लेकिन आई थिंक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फंक्शंस की अगर बात करें तो फंक्शंस काम को कहते हैं। तो पहला जो लेवल, ये कोई काम तो नहीं है, मतलब हम मैं आपसे कहूँ जी कि पहला लेक्चर, ये काम तो नहीं है। लेक्चर्स देना तो आई एकेडमी का काम है, लेकिन मैं ये कहूँ पहला लेक्चर या पहला हफ्ता जी या पहला महीना, दिस इज नॉट द काम। ठीक है, तो काम है हमारा लेक्चर्स देना, जिस तरह इस तरह काम है हमारा वेबसाइट चलाना, ऑपरेट मेंटेन करना। तो इस तरह पॉइंट ऑफ सिस्टम जो है वो काम है, पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, तो टीयर 1 जो है वो एक लफ्ज है, तो उसे छोड़ें आप, ये लिखें। और बाकी यहाँ पे नेक्स्ट किसी का कोई सवाल? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे? हेलो, किसी का कोई सवाल नहीं है? अगर 1 मिनट में कोई भी क्वेश्चन ना हुआ तो फिर मैं क्लोज कर दूंगा सेशन को। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज आस्क कर सकते हैं। अगर रुखसाना नाज यहाँ मौजूद हैं, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन उन्होंने इतने सारे पूछे हुए हैं, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे, क्या सवाल है आपका? सो हम एंड करना पड़ेगा हमें यहाँ पे हमारा सेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमें क्वेश्चन रिसीव नहीं हो पा रहा। सो टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।